और सीन हमने देखा वो काफ़ी खौफनाक था। वो ड्रम में, हाँ, ड्रम में इंसान छुपा हुआ था, उसे निकाल। इंसान वही है ना, मेरा मासेरा भाई, वो इनका आपका मसेरा मेरा मारे बीच को ड्रम में ही गोलियां मारी, इतना खून बहा कि उसको चावल अपनी बीवी को दे दिए कि इसको चख लो। जैसे मूवी में भी दिखाया गया। कुछ हाल मत पूछो, वो कितना छोटा था, कितना इंटेलिजेंट था, कितना करता था सबके लिए, उसका क्या हाल हो गया, क्या हाल हो गया। हाल ही में विवेक अग्निहोत्री द्वारा एक फिल्म लाई गई है, नाम है द कश्मीर फाइल। क्या इस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है? क्या इसमें सच्चाई है? कितनी सच्चाई है? और वहां पर जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ वाकई में क्या कुछ हुआ था? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जिसने वो दंश झेला है, जिसने वो समय को अपने हाल पर जिया है, जो वहाँ पर मजबूर हो गए थे कश्मीर, जम्मू कश्मीर छोड़कर आने के लिए। आज वो दिल्ली की सड़कों में खोए हुए हैं, आज भी वो वापस जाने के इरादे से बैठे हुए हैं, लेकिन शायद सरकारें अभी इनके विषय पर काम नहीं कर पा रही हैं। 30 साल हो गए इन तमाम मुद्दों को झेलते हुए, लेकिन अभी भी इनके वापसी का संदेश शायद इन तक नहीं पहुंच पाया है। सबसे पहले इन लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था। आपने तो वो समय देखा है, वो दंश झेला है, वाकई में क्या कुछ हुआ था, मूवी में कितना सच्चाई दिखाया गया है, क्योंकि बार बार मूवी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मूवी में जो सच्चाई दिखा रही है उससे 10 गुना ज़्यादा हुआ है, मूवी में उतना नहीं दिखाया गया है जितना हो गया है, क्योंकि वो कहाँ करते कलेक्ट इतनी इंफॉर्मेशन, सब लोग उनसे घर घर ऐसे कि हुआ क्या है, हुआ है बहुत ही ज़्यादा कि लोग, हिंदू लोग जो है वो शर्मिंदा भी होते हैं कि उनकी लड़कियों को उठाया गया, वो बोल नहीं सके क्योंकि अपनी इज्जत के लिए कि हमारी लड़कियों को लेके गया। हालात बहुत ज़्यादा बदतर है, इससे बेहतर नहीं थे। जो दिखाया गया है वो सच्चाई दिखाया गया है, और वो अगर बहुत कम दिखाया गया है। मैं ये कैसे कैसे कलेक्ट करते, कहाँ कहाँ करके, क्योंकि वो लोग जिन्होंने जेला है वो अब सारे भारत में बिखरे हुए हैं, एक जगह नहीं। हालांकि एक जगह इनकी थी जम्मू, मगर वहाँ से भी उठ गए हैं, तो वो ये कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते, उसमें सारी सच्चाई है, उसमें गलत कुछ नहीं है। अब सवाल आ जाता है कश्मीरी पंडितों का। हालांकि बार बार बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं हुआ था, सिर्फ उनके साथ अत्याचार नहीं हुआ था। हालांकि जो भी उनका साथ दे रहे थे, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उनको भी मारा पीटा गया है। क्या ऐसा था? और चूंकि मस्जिदों से आवाज़ें आने लगी थी, ये ऐलान होने लगे थे कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो छोड़कर चले जाएं, और आपने जिस तरीके से अभी हाल ही में बातचीत में भी बताया कि हमारे जो आस पड़ोस के लोग थे, शायद अगर वो साथ देते तो इस तरीके के हालात पैदा नहीं होते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये सच है कि अगर पड़ोसी वहाँ पे कोऑपरेट करता और अपने पड़ोसी का ध्यान रखता तो इतना बड़ा इवेंट नहीं होना था, ऐसा कुछ नहीं होना था। उन्होंने, किसी ने साथ नहीं दिया, चाहे कोई भी लोकेलिटी रही हो, कहाँ भी रही हो, किसी ने साथ नहीं दिया। अगर मन से कोई देना भी चाहता रहा होगा तो वो डर के मारे शायद, या अभी कोई उनको भी मारने ना आ जाए, क्योंकि मुखबिर का नाम दे देते थे सबको कि ये इन्फॉर्मर है, तो इन्फॉर्मर की डेथ तो 100% थी, चाहे फिर वो मुस्लिम होता चाहे हिंदू होता। और हिंदू मजबूर इसलिए हुआ क्योंकि एक तो इज़्ज़त पे हाथ डाला इन्होंने बहुत बुरी तरह से। वो तो ये मस्जिदों में एकदम बोल देते थे कि आपने भी सुना होगा, पिक्चर में भी कहा, या तो अब हमारे साथ हो जाइए या मर जाइए या फिर चले जाइए। और उसमें जो चले जाइए था वो ये था कि आप मेल्स को भेज दीजिए। वैसे मेल्स भी कौन, बूढ़े जवान को तो ये मार रहे थे, और फिर जो गर्ल्स हैं उनको यहीं छोड़ दीजिए। यही इनका फंडा था, यही करना चाहते थे, और ये इनके ब्लड में है, ये आज का नहीं, हम बचपन से ये देख रहे हैं। आपकी कॉलेज, आपके स्कूल लाइफ वहीं रही हुई, वहीं होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वहीं पढ़ा है, मेरी स्कूलिंग भी वहीं हुई है, कॉलेज भी मेरा वही था, यूनिवर्सिटी हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी थी। तो ये हमारा वो एंड का यूनिवर्सिटी का मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम था उस टाइम। तो जब ये सब हुआ, वो पूरा भी नहीं हो पाया, तो आके ही हमने पूरा किया है। तो उस टाइम जो हालात थी ना, तो कैसे बोलते थे, कैसे शोर मचाते थे, कानों में वो आवाज़ नहीं मतलब पड़ती थी, तो बड़ा अजीब सा लगता था। हमारा चूंकि कंटोनमेंट एरिया था तो इसलिए वहाँ मॉब नहीं चलता था,
मॉब डाउनटाउन में चलता था और जगहों पे चलता था, तो वहाँ डेयर नहीं करते थे ये मॉब लेके चलने में, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा बख्शिश ये थी। अदरवाइज हर एरिया में इन्होंने कहर मचाया था। सुना वो बहुत ज्यादा, बिल्कुल हम उतना नहीं देख पाए हैं जितना कि लोगों ने देखा और सहा है। अच्छा, मूवी में जिस तरीके से हमने देखा है कि वो एक 20 लोगों को ऐसे लंबे खड़ा, 24 लोगों को किया जाता है खड़ा, उसके बाद गोली मारी जाती है। और शोपियां में वो एक गांव है, वहाँ पर ये 2003 में इन्होंने किया। वो बेचारे निकले नहीं, उनको अपने ही उन्हें एश्योर किया होगा पड़ोसियों ने कि नहीं आप बैठिए, थोड़ा हेल्प भी किया होगा। लेकिन जब वो आ ही गए उस वेश में जो आर्मी का बना के, लेकिन पहचान में तो उसी टाइम सबको आ गए होंगे कि ये कौन है, और उनको मारा है। वो सत्य घटना है, उसमें ज़रा सा भी कहीं कुछ नहीं है। और एक और सीन हमने देखा, वो काफ़ी खौफनाक था। वो ड्रम में, हाँ, ड्रम में इंसान छुपा हुआ था, उसे निकाल, इंसान वही है ना, मेरा मासेरा भाई, वो इनका आपका मसेरा। मेरा हमारे बीके बीके गुंजू उसका नाम था। उसको असली उसकी एक सिस्टर डिलीवरी देने वाली थी, माँ बाप वहाँ गए थे, वो बम्बई गए थे। दूसरा भाई उससे इतना बड़ा भाई उससे था, उसने इसको इतने मिन्नतें करी कि निकलो निकलो, मगर उसको क्या बात हो गई, उसको ससुराल में वो 2 बहनें थी, दोनों शादीशुदा थी, सास ससुर का कोई नहीं था। उनको मनाने के लिए वो नहीं निकलना चाहते थे, उनके लिए वो इतनी देर ठहरा, और उसको डर भी अपना इतना नहीं लगता, भारत अपना है, क्यों नहीं? क्योंकि वो इतने बड़े डिपार्टमेंट का था, हेड था, तो वो नहीं निकला। उसको चिट्ठी भी शाम को आज डाली थी उन्होंने, मगर उसने वाइफ को नहीं बोला कि मेरे को चिट्ठी आई है। अब वो नाम चढ़ा है किसमें, मस्जिद में मेरा नाम चढ़ा है, उसे नहीं बोला। उसे बोला है, उसको शायद दिल में लगा कि इतना कहने से मुझे क्या करेंगे, हमारा इतना बड़ा मकान है, इतने खिड़के दरवाजे है क्या, ये सब था उनके पास, फुटफाट तरीके से बैठे थे। मगर उसकी बच्ची रात को जाग गई, उसको दूध की जरूरत पड़ी। ये एक औरत उठी, उस दूध आने के लिए दरवाजे खुल गए ना ऊपर से 4 मंजिल से, ये दरवाजे जो खुल गए यही मौत का निशाना था। दरवाजे उठे, ऊपर चली वापस, तो जब रोशनी आने लगी तो उसको खिड़की से किसी ने पुकारा, इसी को, वो नहीं निकला, निकली उसकी बीवी। उसे बोला क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला वो यहाँ नहीं है। उन्हें बोला हम आएंगे तब देखेंगे। ये आए, ऊपर नीचे से ये जल्दी से एकदम गया तो ड्रम में बैठा, चावल के ड्रम में, उसमें नीचे चावल भी थे ऊपर बैठा। तो ये गए, सारे में सर्च कर लिया मगर इनको कहीं नहीं मिला। इतने में ये उतर रहे थे तो इसको सामने पड़ोसी थे ना, उसी औरत के बारे ने चावल गिराए, इस तरह से बताया कि चावल के सीटिए, तो जबान से नहीं ना बोल सकते थे, ये भी सुनते। उन्होंने हिंट के तौर पर उसके दिखाया, वो समझ गए, वो वापस गए ऊपर, तो देखा ड्रम में। तब तक यही ढूंढते रहे, ड्रम का अंदाजा नहीं था, तो देखा ड्रम में, तो उसको ड्रम में ही गोलियां मारी। इतना खून बहा कि उसको चावल अपनी बीवी को दे दिए कि इसको चख लो। जैसे मूवी में भी दिखाया गया। कुछ हाल मत पूछो, वो कितना छोटा था, कितना इंटेलिजेंट था, कितना करता था सबके लिए, उसका क्या हाल हो गया, क्या हाल हो गया। हमारे घर से उनका ऑफिस ऐसा हाल हो गया, ये हमारे हाथ पर भी टूट गए थे, तब हमें किसी के मुँह से ना भैया थे कि ये इसका क्या हॉटलाइन पे बोलते थे, आ जाओ ऑफिस आ जाओ, मम्मी को बोलते थे बात करनी है इसे, मैं घंटों बात करा सकता हूँ, आ जा। मैं घंटों फोन करती थी उधर से दिल्ली, ऐसे बैठी थी। फिर उसका क्या हाल कर जाइए, किसी को बताने लायक बात नहीं है, कोई बता भी नहीं सकता। पागल हो के उसकी माँ मर गई, भाई बहनों का क्या हाल हो गया, वो तो बेचारे आज भी मरते मरते उसका नाम नहीं ले सकते हैं हम, कोई नाम ले लो वो नहीं ले सकते उस वक्त।
इतना सब कुछ जो आप बता रही हैं, शायद मैं भी सुन के और जो भी सुनेगा उसकी रूहें कांप जाएंगी। आपने वो खौफनाक मंजर देखा है। और तो क्या 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 हाल उनका हो गया जब वो बाहर से आ गए, अंदर कश्मीर नहीं आए, बाहर से आ गए, फिर दिल्ली, वहां से आए, जम्मू तक पहुंचे, किस हालत में पहुंचे, कैसे वो जैसे उनको कोई मार के आया था, वो वो बताने की बात ही नहीं है। मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं भी तो उस वक्त जम्मू में थी। ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उस समय की सरकारों ने अगर मदद किया होता तो शायद सरकार थी ही नहीं, जैसे सरकार थी ही नहीं सरकार ने जैसे। अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ लगता ही नहीं यहाँ गवर्नमेंट है। अगर लगती गवर्नमेंट है तो क्यों ऐसे हाल हो जाता। जगमोहन जी की आपने बात की, जगमोहन जी की चूँकि वो गवर्नर थे और वीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में जो कि भाजपा समर्थित थी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी समय में हुआ होगा, ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा होगा, जब कांग्रेस की सरकारें रही होंगी तभी सबसे रहा होगा। तो इसमें पक्का बढ़ावा उसको भी पिछली सरकार में लगा, जो एक्सपोज हो गया सारा। जो अंदर अंदर से ये कर रही थे, तब तक तो अंदर अंदर से ये कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, मगर इस वक्त इनको जितना मौका अच्छा मिला कि एकदम ये फूट पड़े। तो आप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर जगमोहन जो कि गवर्नर थे वहाँ के, तो उनको कितना दोषी मानते हैं इस पूरे? कोई दोष ही नहीं है। जो बचाव हो गया हमारा तो वो फिर भी जगमोहन से ही हो गया है, वरना तो हम तो इससे बदतर हालत हुई होती। कोई जो बचा है तो वो उसकी वजह से बचा है, नहीं तो हमारी होती। मैं जा रही थी एक जगह, बिल्कुल बाहर से चल रही थी, तो मुझे पता था अपना, अरे वहाँ कोई दूसरे दो थे, कोई मरा हुआ था, आपस में बोल कर रहे थे। मैंने सुना उसको कुत्ता कह के बोल रहे थे, उसका नाम कुत्ता कह के दे रहे थे, जग कुत्ता जग कुत्ता जग कुत्ता। मैंने सुना शायद जग कुत्ता ही मरा होगा, ये मैंने कानों से सुना। कश्मीर के हालात पर सेंट्रल गवर्नमेंट को चूँकि 30 साल हो गए, अभी कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन जो कश्मीरी लोग थे उन्हें वापस जाना चाहिए था। इस पर कितना आपको लगता है काम हुआ है? देखिए, अगर तभी इस पे पहले तो निकलने ही नहीं देते, सरकार कुछ करती, स्टेट गवर्नमेंट तो गायब ही थी, वो तो थी नहीं, वो इन्हीं के सपोर्ट में थी, तो तभी कुछ करते। लेकिन उसके बाद भी अब इतना लैप्स हो गया, 32 इयर्स का लैप्स है, अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो करना भी चाहेंगे ना, करेंगे भी, तब भी उसमें ये गारंटी होनी चाहिए कि हमारी जिस चीज़ के लिए हम निकले सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। नहीं तो कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाता, भरा पूरा घर छोड़ के कोई नहीं जाता। सड़कों पर बिखरने के लिए, टेंट में रहने के लिए कौन निकलेगा? तो अगर हमको सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी, पूरा उसका विश्वास, और वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो लोग हैं, लोगों का भी उसमें पूरा हेल्प होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हम गए, हमको आर्मी वाले रख दिए, कोई रख दिया सामने तो हम उनके उसमें हैं, लेकिन बाहर तो जब निकलता है इंसान तो कुछ नहीं पता आपको कि सिक्योरिटी का लैप्स कैसे हो जाता है। हमको चाहिए 100% सिक्योरिटी, जाना हर कोई चाहेगा अपने कश्मीर को। संभव लगता है आपको वापस जाना, वहाँ पर विस्थापित होना? अगर एक पूरा एरिया डेजिग्नेट किया जाए, 100% एक एरिया, अलग एरिया दिया जाए। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम अलग अलग बिखर के, जैसे कश्मीर में हम भी अलग अलग एरियाज में रहते थे, दोनों इकट्ठे होते थे, मुस्लिम्स भी हिंदू भी, अब वो हम एफर्ड नहीं कर सकते। हमको 100% डिफरेंट एरिया चाहिए कश्मीर में, जो एक डेजिग्नेटेड एरिया हो विद सिक्योरिटी 100% और विद ऑल फैसिलिटीज़। तब हम हर कोई जाना चाहेगा कि उसमें एश्योरेंस होनी चाहिए 100%। जैसे यहाँ हम आए, हमें यहाँ कुछ नहीं था, पर फ्रीडम थी ना, लाइफ की फ्रीडम थी, हमने चाहे जैसे भी किया सब कुछ, लेकिन फ्रीडम से रहे, सोए आराम से हैं, जागे आराम से हैं, गर्मी बहुत देखी, लेकिन विश्वास था कि हमें कोई कुछ करेगा नहीं, हमें कोई मारने नहीं आएगा, हमें कोई निकालने कहीं से नहीं आएगा, ये एश्योरेंस यहाँ थी। इसलिए यहाँ फिर आराम से होते गए, जैसे भी हुआ अपना एडेप्टेशंस होती गई। लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करीबन 3000 एकड़ अलॉट किए गए हैं, लेकिन विस्थापन के काम के लिए 200 एकड़ भी ज़मीन नहीं लगाई गई है। इस पर आपके क्या कमेंट है? इसका मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसा हुआ है,
बट अभी तक तो ऐसा कोई नहीं आया कि वहाँ लोगों के रहने के लिए कुछ किया। हाँ, कुछ क्वार्टर्स बनाए हैं, अनंतनाग साइड में बनाए हैं कहीं, तो गए थे लोग। अभी तो 2 महीने पहले की बात है, फिर वो कुछ कांड हुआ जो वो मारा, वो टीचर थी सरदारनी और एक था हिंदू कुली। तो उसके बाद जो वहाँ रह रहे थे वो हमने भी देखा था, समाचार में हमने भी देखा था, तो वो तो बेचारे अगले ही दिन पैक करके सब कुछ निकल गए। अब अगर ऐसा ही हो जाए कि गए और फिर वापस आ जाए, तो वो अब नहीं, अब इस लाइफ के स्टेज पे एफर्ट नहीं कर सकते। ऐसा होना चाहिए कि एश्योरेंस भी हो। यंग फोक देखिए अब एडजस्ट हो गया है, जैसे बेचारे काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो तब जाएंगे जब उनको हर तरह की एश्योरेंस हो, काम की, रहने की, फ्रीडम, सब चीज़, हर चीज़ चाहिए। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं ना, तो वहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पड़ोसी कल को फिर जैसे पुराना होता है, वही मैच आपने देखा, सचिन तेंदुलकर छक्का लगा रहा था, वो मारने कूटने बैठ जाए बच्चों को, वो चीज़ें नहीं रिपीट होनी चाहिए। वही मेरा फिर से सवाल है कि इतनी सरकारें आई और गई इस 30 सालों में, लेकिन क्या किसी सरकार ने एक बार भी ये पहल की कि आप लोगों को वापस भेजा जाए, कश्मीरी पंडित या कश्मीरी जो भी लोग थे जिन्होंने पलायन किया उन्हें वापस भेजा जाए? आज तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इस बारे में तो कोई विचार आया ही नहीं। कहते को तो सब कहते हैं कि हम इनको भेजेंगे, लेकिन उनको भी, गवर्नमेंट को भी ये पहले, अगर वो ऐसा स्टेप लेंगे, उनको भी उससे पहले, वो एक स्टेप लेने से पहले 1000 स्टेप पहले अलग लेने हैं कि इनको धारा 370 हटाया गया, तो एक बहुत अच्छा लोग कदम कह रहे हैं, सराहनीय कदम कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी विस्थापन की जो प्रक्रिया थी वो नहीं शुरू हो पाई। कि वो अभी जो वहाँ के लोग हैं ना, उनका अभी मेंटल साइक बदला नहीं है। अगर कुछ हैंडफुल लोग आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं अच्छे भी, वो बोलते हैं कि हाँ ये रहे यहाँ, ये आए वापस, क्यों नहीं आए, ये इनका ही घर है, वो बेचारे उन 4 लोगों से क्या होगा? ये पूरा एक समाज है उनका, उनके समाज के ब्लड में भरा हुआ है कि हमको नहीं चाहिए ये। तो वो जब तक उनका साइक नहीं चाहिए, साइक चाहिए, बहुत ग्रास रूट्स पे काम करना है, तब जाके ये हो जाएगा। जब तक उनका साइक नहीं चेंज हो जाएगा तो हिंदू वहाँ सेफ फील करेगा ही नहीं। अगर ये करेंगे भी, तभी तो मैंने कहा ना, एक डेजिग्नेटेड एरिया हो, तब इंसान को ये है कि हाँ सेफ्टी है। गवर्नमेंट ने हालांकि 370 हटा के, तो मुझे लगता है इतना बड़ा अचीवमेंट आज तक कोई नहीं हुआ है जो ये हुआ है। ये कोई कर भी नहीं सकता था, ये मोदी जी ही कर सकते थे, और कोई नहीं कर सकता था। अगर मिलिट्री की बात की जाए, इतने सारे सैनिक वहाँ पर शहीद हुए हैं और एक वैली में करीबन 7 से 8 हज़ार सैनिक शहीद हुए हैं जितना मैंने पढ़ा है। तो बार बार हमारे सेना पर भी सवाल उठाए जाते हैं, वहाँ की उनके प्रक्रिया जो भी काम किया करते हैं उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उनके शहीदी को कोई याद नहीं करता है। लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शायद वो एक वोट बैंक नहीं है, इसलिए उन्हें याद नहीं किया जाता है। ना ही मीडिया उसका जिक्र करती है, ना ही सरकारें उसका जिक्र किया करती हैं। नहीं, आप मानेंगे नहीं, हम जब कश्मीरी पे जब ऐसे समाचार देखते हैं ना, आपको मैं सच दिला, हम सब, मैंने कि एक मैं बोलती हूँ, वाकई में हम सब उस टाइम बोलते हैं कि लानत ऐसे कश्मीर पे, यही शब्द होते हैं हमारा, कि लानत ऐसे कश्मीर पे जिस पे हर बार हर वक्त कोई ना कोई कुर्बान हो रहा होता है। हमें एक ऐसा कश्मीर नहीं चाहिए, हम ये खुद बोलते हैं। हमें क्या करना है ऐसे कश्मीर को, जहाँ रोज़ कभी 4 कभी 10 कितने कहाँ से नहीं होते वो बच्चे, कितने मेरिटोरियस होते हैं, कितने कहाँ से आते हैं। उनके हर परिवार, एक परिवार नहीं जुड़ा होता है, जो जाता है उसका एक परिवार नहीं जुड़ा होता, उससे 10 और परिवार जुड़े होते हैं। तो वो 10 परिवारों को क्या गम मिलता है, क्या दुख मिलता है, वो हमें पता है, क्योंकि हमने ये दुख देखा, हमने देखा कैसे क्या हो जाता है। तो हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए जिसमें इतने लोगों की कुर्बानी हो साथ में। हम तो उनके लिए कहते हैं कि वो सच में फिर भी इस चीज़ को बचाने के लिए, तो इनको बेचारों का प्लेज होता है कि अपने कंट्री को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे थे, मगर उनको भी सच में वो लोग, उनकी फैमिलीज़ भी कुछ कम सराहनीय नहीं है। हमने जो दुख झेला, उनने भी 10 गुना दुख झेला उसका, इतने लोग चले गए, इसका हमें बहुत दुख है और हमेशा ही रहता है। हमें तभी ये लगता है कि हमें नहीं चाहिए ऐसा, क्या करना है ऐसे को, इतने लाल मर जाते हैं, इतने लोगों को ये मार देते हैं, क्या करना है ऐसे का। कश्मीर को वैसे तो देश का जन्नत कहा जाता है, लेकिन जब ये तस्वीरें आती हैं वहाँ से, तो क्या वाकई आप कह पाते होंगे कि कश्मीर जन्नत है? नहीं, कश्मीर जन्नत तो था ही, इसमें कोई शक नहीं, अभी भी है। लोगों में पहले प्यार बहुत था, आपस में बहुत भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स स्टार्ट से ही, मेरी कॉलेज लाइफ वहीं पे बीती है, मैंने
वहीं से पढ़ाई की है। तो कुछ एलिमेंट्स हमेशा हमारे कॉलेज में भी ऐसे होते थे जिनका एक अलग ही सोचना होता था और वो अपनी ग्रुपिंग करते रहते थे। ज़ाती तौर पे मेरे को ऐसा कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये इनर माइंड में रहता था। तो मेरा स्टार्ट से कश्मीर से निकलने का यही मकसद था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही तैयार की, मुझे कश्मीर छोड़ना है। वजह ये कि मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ किसी दिन होने वाला है यहाँ पे सेफ्टी नहीं रहेगी, यहाँ पे सेफ्टी नहीं रहेगी, भले किसी दिन भी हो जाए। तब तक यही मेन मकसद था। मैं जितना राइज करना चाहता था वहाँ, लेकिन कुछ ना कुछ लगता था, कुछ इनरली अंदर से चल रहा था। एक दफ़ा वहाँ मैच हो रहा था इंडिया वेस्ट इंडीज़ का, तो मैं वहाँ पे खुद था उस मैच में देखने के लिए। काफ़ी मुस्लिम बच्चे खड़े हुए। उसी टाइम पाकिस्तान जिंदाबाद इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच था और इमरान खान और वसीम अकरम के पोस्टर उनके हाथ में थे और पाकिस्तान के झंडे साथ में थे। तब फारूक अब्दुल्ला को कंप्लेंट की गई, वो तब एक्टिंग सेम थे, उनने कुछ नहीं किया। ऐसे कितने इंस्टेंसेस थे जब ये लोग मुस्लिम लोग कुछ ऐसा कुछ करते थे, लेकिन वहाँ के एक्टिंग सीएम बिल्कुल ही नहीं ध्यान देते थे। एक दफ़ा पता नहीं आपको पता होगा, एक दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ पे आए थे कश्मीर में, हमारे हाई कोर्ट में महात्मा गांधी जी का स्टेचू रखना था उन्हें। वहाँ पे जो ही वो पहुँची इनाग्रेशन के लिए, और इन्होंने क्या किया, फारूक अब्दुल्ला ने उस टाइम उन्होंने वो मीटिंग ही कैंसिल करवा दी। एक चीफ जस्टिस इंडिया का इतना बड़ा पोस्ट, वो खुद कश्मीर आ रहा इनाग्रेशन के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो कैंसिल ही कर दिया। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ये करते रहते थे फारूक अब्दुल्ला, बहुत लंबे से चले। और मैंने सुना, मुझे नहीं पता, जो हमने टीवी में सुना कि काफ़ी आतंकवादियों को इसने ट्रेनिंग पे भेजा था और पकड़े गए। हमारे जो एक्स DGP JNK के, वो बता रहे थे टीवी पे कि वो मजबूरन उनको 60 के 70 आतंकवादी छोड़ना पड़ा प्रेशर के अंडर, और फारूक अब्दुल्ला ने। और गाँव में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए हुई कि BSF पैरामिलिट्री फोर्सेस ITBP वगैरह सारे गाँव में थी। इन्होंने पिछले 2-4 महीने से उनको गाँव से शिफ्ट करवाया श्रीनगर सबको, क्योंकि सारे ऑर्डर्स इसके फॉलो होते थे। और गाँव में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए हुई कि उनके पास लोकल पुलिस था, वो आतंकवादियों से खुद डरते थे। आतंकवादियों के पास बड़े सॉफ्टिकेटेड वेपन्स थे, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वो खुद अपनी जान बचाने के लिए उनसे वो लड़ नहीं सकते थे। वो बोलते थे हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी डर लगता है कल को हमारे पे अटैक करे। ये भी बहुत बड़ा कारण हो गया कि वो पाइल अप होता रहा और फिर एकदम कश्मीर को भागना पड़ा। मैं तो जब ये हुआ, जब मैं तो तब नहीं था, लेकिन मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ रोज़ मेरे को पता लगता था। हमारे हज़ारों जो कश्मीरी भाई बहन वहाँ, उनके साथ क्या हुआ। मैं भी ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनके परिवार का कोई ना कोई आदमी चला ही गया। कैसे चला गया, इन लोगों ने मारा, कहीं ना कहीं मार ही लिया इन लोगों ने। जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया, दर्शाया गया कि कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ है, तो सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ही पलायन हुआ है या कश्मीरी लोगों का पलायन हुआ है? नहीं, ऐसा है। इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ फैमिलीज मुस्लिम्स भी मैंने सुना वो चले गए, लेकिन टारगेट हमारे कश्मीरी हिंदूज थे। मस्जिदों में किसी मुस्लिम का नाम नहीं लिया जाता था, वहाँ स्पेसिफिकली कश्मीरी हिंदू बोला जाता था। और ये भी बोलते थे पंडित जाएंगे और अपनी जो पीछे फैमिलीज है, लेडीज़ है, उनको यहाँ छोड़ेंगे। किसी मुस्लिम के लिए नहीं बोला गया, किसी मुस्लिम का मस्जिद में नाम नहीं बोला गया आज तक, हिंदू का बोला गया। कुछ मुस्लिम लोग हैं जो खुद आ गए अपने डर से, इनको भी पता था, अच्छे लोग थे वहाँ पे, वही भाग गए। लेकिन टारगेटेड खाली कश्मीरी कम्युनिटी थी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी टारगेटेड थी। और जिस किसी का कोई भी बहुत ही नज़दीक का था, किसी ने आके बढ़ चढ़ के कोई हेल्प नहीं की उस टाइम, क्योंकि वो भी असहाय हो गया, वो भी अपनी जान बचाने के लिए वो बैठ गया। कश्मीरी पंडित भागते रहे, कोई हेल्प के लिए नहीं आया। ये सबसे बड़ी बात हुई भागने की, कि कोई हेल्प के लिए आ ही नहीं रहा था आगे। अच्छा, अगर मौजूदा केंद्र सरकार की मैं बात करूं तो 2014 का मैनिफेस्टो में भी कश्मीरी पंडितों का एक जिक्र है, कह सकते हैं, विस्थापन के लिए। 2019 में भी हमने देखा, और आगामी लोकसभा चुनाव में भी एक कह सकते हैं कि जिक्र होगा, क्योंकि इस तरीके से वाइब्स क्रिएट की जा रही हैं। लेकिन वाकई में ज़मीनी स्तर पर किसी सरकार ने, कोई भी सरकार हो, वो क्या काम किया? देखिए, पहले की सरकारों को मुझे पता नहीं, तो मोदी जी के बाद में जो मेरे वहाँ पे लोग रहते हैं वो भी बोलते, एक बेसिक चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, उसमें रोड्स आते हैं, उसमें कनेक्टिविटी आती है, उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। 2014 के बाद लगातार हो रहा है, और वहाँ के लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। कनेक्टिविटी बहुत हो रही है, डेवलपमेंट बहुत हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक वहाँ आने से पहले हमारे वो एक बेसिक जो नीड्स है उसको पहले बहुत अच्छी तरह से वो तैयार कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पहले पत्थरबाजी कितनी होती थी, काफ़ी लोग पत्थरबाजी करते थे, एंड दे वर पेड फॉर दैट। और जब से ये 370 धारा हट गई है, उसके बाद तो एकदम उसको स्टॉप हो गया, क्योंकि उनके स्पॉन्सर्स ख़त्म हो गए, जो पीछे फंडिंग करते थे, फंडिंग ख़त्म हो गए, वो सब अरेस्ट हो गए। तो बहुत बड़ा एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तैयारी हो रही है।
हाँ। अगर आपके नज़रिए से देखूं और समझूं इस मुद्दे को तो मुझे लगता है कि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव के बाद 2024 के चुनाव के बाद आप लोगों का विस्थापन का भी काम शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर वहाँ पे भेजेंगे और वहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से सारी एमिनिटीज़ होगी, सारी बेसिक फैसिलिटीज़ और अलग से हम लोगों को रखेंगे वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी में, और मेरे को लगता है काफ़ी लोग जाना चाहेंगे और मैं भी उसमें से एक हूँ जो ज़रूर जाना चाहेगा। कश्मीरी पंडित का जो पलायन हुआ था उस पर पूरी मूवी बनी हुई है, उससे कितने सहमत हैं वहाँ के लोग जिन्होंने वो सारे दंश झेले हैं, वो भी हमने बातचीत की। और साथ ही साथ अभी तत्कालीन सरकार क्या कुछ काम कर रही है इन लोगों के विस्थापन के लिए, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की बात तो हो रही है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे कहीं मीडिया सेक्टर्स हों, चाहे राजनेता हों, वो कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके विस्थापन का जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। लेकिन इन लोगों को अभी भी उम्मीद है कि शायद 2024 के बाद से इनके विस्थापन का भी काम हो पाएगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होना है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 हरियाणा।